ओके। सो आज का सेशन होने वाला है हमारा रेगुलराइजेशन के ऊपर। कल हमने ना थोड़ी सी इंट्यूशन ले ली थी रेगुलराइजेशन की कि वो होती क्या चीज़ है। इससे पहले हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया था, मल्टीपल में लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ लिया और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ लिया हमने। मैं रिवाइज कर देता हूँ कॉन्सेप्ट्स कि हमारा मशीन लर्निंग का क्या अभी तक हम कह रहे थे। हमारे पास इनपुट होता था, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर लेट्स से हमारे पास इनपुट है, हमारे पास आउटपुट होता था, ठीक है। हम इनपुट और आउटपुट देते थे सुपरवाइज मशीन लर्निंग को और एक मॉडल बना रहे होते थे एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम को ट्रेन करना हमारा मकसद होता था ताकि इन फ्यूचर हम उसको सिर्फ इनपुट दें तो हमारे पास आउटपुट प्रिडिक्ट होके आ जाए। और ये प्रिडिक्शन कोई मैजिक नहीं थी, ये मैजिक नहीं हो रहा था। बैकएंड के ऊपर हम देख रहे थे कि ये फॉर्मूलाज के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, ठीक है। और अगर ये आउटपुट हमने देखा था नंबर हो तो इसके ऊपर हम लगाते थे रिग्रेशन। और अगर ये आउटपुट कैटेगरी हो कोई तो इसके ऊपर हम लगाते थे क्लासिफिकेशन। ये हमने इंट्यूशंस पढ़ ली थी सारी। तो आज हम रेगुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की तरफ भी जा रहे होंगे। तो हमने कल तक ये देखा था कि हमारे पास नंबर का डाटा तो आ गया, ठीक है। हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा आ चुके हैं। न्यूमेरिकल डाटा है तो मतलब हमें समझ आ गई कि न्यूमेरिकल डाटा मीन्स कि हमारा रिग्रेशन लगना है। ये चीज तो क्लियर थी हमारे पास कि न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है तो रिग्रेशन लगेगी। मगर अब रिग्रेशन भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है इनपुट और आउटपुट डाटा के बेस के ऊपर। अगर हमारे पास एक इनपुट था तो हमारे पास सिंपल लगती थी, हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स थे तो हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन लगती थी, ठीक है। और अगर हमारे पास लीनियर डाटा ना हो, लेट्स से हमारे पास कर्व्स आ रहे हो डाटा के अंदर, कुछ इस टाइप का डाटा बन रहा हो, तो हम लगाते थे पॉलिनोमियल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। इसका फायदा ये होता था कि लीनियर के अंदर हम क्या करते थे, लीनियर के नाम से जाहिर हो रहे हैं कि पावर सिर्फ एक होती थी। अब पॉलिनोमियल में क्या होना शुरू हो गया, पावर्स बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन हमारा काम अगेन वही था कि हम बीटास की वैल्यूज को फाइंड करते थे, ठीक है। बीटास इंटरसेप्ट की वैल्यूज को हम फाइंड कर रहे होते थे अप टू एन। काम हमारा सेम था, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होगा कि ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का कॉन्सेप्ट। कि ओवरफिट क्या होता है, अंडरफिट क्या होता है। ओवरफिटिंग के लिए हम इंट्यूशन ये लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास ना अभी सिर्फ दो चीजों का डाटा है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है, और हमारे पास दो पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं। पहला काम क्या कर रहे होते थे हम, मेरे पास इनपुट आता था, मेरे पास आउटपुट आता था, मैं उसको प्लॉट करता था। प्लॉट क्यों कर रहा है, ताकि उसके अंदर से कोई फॉर्मूला मैं निकाल सकूं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये ग्राफ में ना सिर्फ दो पॉइंट्स आते हैं, एक इधर आ जाते हैं और लेट्स से एक इधर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल। अब हमारा क्या काम होता था, अब तक हम देख रहे थे कि पिछले लेक्चर्स हमने गो थ्रू किए हैं। हमारा ये काम हो रहा था कि बेस्ट फिट लाइन को निकालें। बेस्ट फिट लाइन क्यों, ताकि इन द फ्यूचर हम लाइन लाइन का फॉर्मूला लगाए ना, हम हमारे पास ये फाइंड कर लें हम ये चीजें, और हम एक्सपुट करके उसके अंदर से वाई को प्रिडिक्ट कर लें। मैजिक नहीं हो रहा था, ये हम कैलकुलेट कर रहे थे। हमारा एट द एंड मकसद यही था कि बेस्ट फिट लाइन हो हमारे पास, ठीक है। हमारा सारा कॉन्सेप्ट यही था कि बेस्ट फिट लाइन निकालनी है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार मेरे पास दो डाटा थे, मेरे पास लाइन आ गई, ये बिल्कुल बेस्ट फिट लाइन है और 100% लाइन है, मतलब कि इसका लॉस जो है ना वो जीरो के इक्वल है। देखिए ना कि यहाँ पर लॉस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। वाई एक्सिस पे जो एक्चुअल थी वो भी यही है और प्रिडिक्ट भी वो यही करके देगा, ठीक है। एक्चुअल भी यही है, प्रिडिक्ट भी वो यही करके देगा। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर लॉस जीरो दे रही है, मतलब कि परफेक्ट ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर। लेकिन हो सकता है कि जब मैं टेस्ट करूं तो कोई पॉइंट इधर आ जाए, हो सकता है कि जब मैं टेस्ट करूं कोई पॉइंट इधर आ जाए, कोई पॉइंट इधर आ जाए, कोई पॉइंट इधर आ जाए। तो इन दैट केस ये हमारी बेस्ट फिट लाइन नहीं है। बेस्ट फिट लाइन कुछ इस टाइप की बन रही होगी हमारी, लेकिन लाइन तो ये कह रही है कि ये बेस्ट फिट लाइन है। तो हमारा क्या होगा, मॉडल जो होगा ना, या एल्गोरिथम, वो गलत आउटपुट दे रहा होगा, गलत प्रिडिक्ट कर रहा होगा। तो इन इन दैट केस हमें ओवर फिटिंग से बचने के लिए कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं।
ठीक है, वो टेक्निक्स हम आज देखने वाले हैं। उसमें हम दो टेक्निक्स लगाते हैं बेसिकली। बेसिकली दो टेक्निक्स लगाते हैं, वो होती है L1 टेक्निक और एक होती है L2 टेक्निक। ठीक है, L1 टेक्निक को हम लासो भी कहते हैं और L2 टेक्निक को हम रिज भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक और चीज कहते हैं इलास्टिक। तो आज हमारा मेन फोकस ये तीन चीजें होगा, और एंड के ऊपर मैं आपको इंट्यूशन दूंगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, अगर हमारे पास टाइम बचा तो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर याद हो, ये क्लासिफिकेशन में लगता था। ठीक है, क्लासिफिकेशन सबको याद है क्या थी? अभी मैंने दोबारा रिपीट भी किया, लेकिन क्लासिफिकेशन बता दें। ठीक है, फातिमा आप बताएंगे क्लासिफिकेशन क्या थी? क्लासिफिकेशन क्या थी? जल्दी से बता दें बस। जल्दी जल्दी से बता दें। चले चले आप। ओके, आप बता दें, अभी मैंने रिवाइज की। क्लासिफिकेशन क्या थी शाम, आप बता दें। क्लासिफिकेशन ये जो लीनियर और मल्टीपल और पॉलिनोमियल जो रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन 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 हमने पहले दिन पढ़ा था क्लासिफिकेशन क्या थी। क्लासिफिकेशन वो थी कि अगर हमारा मॉडल जो आउटपुट दे रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज दे रहा है, तो वो क्लासिफिकेशन होती है। इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स दे रहा होता है तो वो रिग्रेशन होती है। हमने पहले दिन पढ़ा था ये चीज मशीन लर्निंग की ना। ठीक है, आज वो नंबर और टेक्स्ट, इमेज और वीडियो वाला में। नहीं 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 नहीं, आप मिस कह रहे हैं। मशीन लर्निंग का जब पहला लेक्चर हुआ था तो हमने कहा था कि मॉडल जो होता है हमारा, वो आउटपुट देता है, प्रिडिक्ट करता है आउटपुट। ठीक है, अगर वो आउटपुट नंबर होती है तो उसको हम रिग्रेशन अप्लाई करते हैं, रिग्रेशन कह सकते हैं। अगर वो आउटपुट एक कैटेगरी होती है तो देन क्लासिफिकेशन। पहले दिन पढ़ा था आपने। ठीक है, अब हमने कल तक ये निकाल लिया था, अगर किसी ने लेक्चर को फॉलो किया हो, कल तक हमने निकाल लिया था लॉस फंक्शन हमारा ये आ रहा था। ठीक है, लॉस फंक्शन क्या प्रेडिक्ट कर रहा था कि यार जो हमारा मॉडल है ना, वो जो प्रिडिक्शन कर रहा है उसके अंदर कितनी गलती है। हमारा एंड गोल क्या होता था कि इस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना। मिनिमाइज क्यों करना? लॉस फंक्शन को मिनिमाइज क्यों करना? ताकि हमारी गलती कम हो। हर बंदा चाहता है कि मेरी गलती कम से कम हो, हर बंदा चाहेगा कि मेरे मॉडल गलती से कम करे। तो इस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना काम था। पर ओवरफिटिंग के केस के अंदर हमने देखा कि लॉस जीरो हो चुका है। ठीक है, और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि लॉस जीरो हो जाए। रियल लाइफ सिनेरियो में कभी नहीं होता लॉस जीरो। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि मॉडल ओवरफिट कर रहा है। ओवरफिटिंग की कल इंट्यूशन भी ली थी, आज ने रिवाइज कर लिया। तो हम इसके अंदर एक चीज को ऐड कर देते हैं, वो ये होती है। ठीक है, लैम्बडा हमारा अगेन हिट एंड ट्रायल से आता है। हम देखते हैं कि हमारे मॉडल किस लैम्बडा के ऊपर क्या परफॉर्म कर रहा है, वो उसके उसके साथ आ रहा होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम एक चीज को ऐड कर देते हैं, स्लोप। ठीक है, स्लोप को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दो टाइप की होती है रेगुलराइजेशन। अगर तो हम स्लोप का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी, हमने देखा था कि नेगेटिव जो है उसको इग्नोर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दें। ठीक है, तो इस चीज को हम कहेंगे, अगर हम लॉस फंक्शन में ये वाली टर्म ऐड करते हैं, ठीक है, लैम्बडा प्लस स्लोप का एब्सोल्यूट। ठीक है, और ये स्लोप किसकी है? सबकी, 1 से n तक। ठीक हो गया, तो इसको हम L1 रेगुलराइजेशन कहेंगे। यहाँ तक कुछ क्लैरिटी ना हो
कि हमारे पास लॉस फंक्शन आया था, हमने देखा था कि हमारे पास लॉस फंक्शन, हम इसको मिनिमाइज करना है लॉस फंक्शन को। लेकिन क्या केस आया, हमारे पास लॉस फंक्शन ही जीरो हो गया। जीरो मतलब कि वो ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने पैटर्न निकाल लिया ट्रेनिंग डाटा सेट का, ठीक है, रट लिया उसने चीजों को। लेकिन जब टेस्ट में पॉइंट्स आती है ना, कोई टेस्ट में मैं उसको काम दे दूं, तो वो हेलुसिनेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। बेस्ट। अब L1 रेगुलराइजेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा दोबारा। अभी मैंने बताया कि हम लॉस फंक्शन के अंदर एक टर्म ऐड करते हैं, ठीक है, लैम्ब्डा और स्लोप। तो ये L1 रेगुलराइजेशन होती है। L2 रेगुलराइजेशन क्या होगी कि हम लॉस के अंदर लैम्ब्डा का स्लोप का स्क्वायर ऐड करते हैं। हमने उस दिन भी पढ़ा था कि जब हमने नेगेटिव्स को इग्नोर करना होता है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, या तो हम उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, -2 है, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 ही होगा ना, नेगेटिव इग्नोर हो गया। ठीक है, -2 का एब्सोल्यूट क्या होगा, 2 होगा, माइनस इग्नोर हो गया। माइनस इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारा लेट से स्लोप इस तरह की आ जाए, कुछ 1 +2 -4, तो ये तो माइनस में वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह तो नहीं करना है ना हमने। हमने तो नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करके सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है, पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर। तो अगर हम एब्सोल्यूट करें, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का चीज बनेगी। अब मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में अगर देखें ना, हम हमने कल ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट का ग्राफ जो था ना, वो कुछ इस टाइप का था, हमने पढ़ा था। हमने यहाँ से ना मिनिमा निकालना था। ठीक है, अब हम इसके ऊपर रेगुलराइजेशन अप्लाई करेंगे ना, तो आप लगा सकते हैं अंदाजन कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा लैम्ब्डा की वजह से। ठीक है, जब हम इसके अंदर एक चीज ऐड कर रहे हैं ना, ऐड का मतलब क्या होता है कि एडिशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, हम कुछ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्राफ्स कुछ इस टाइप के बन रहे होंगे। अब उसका मिनिमा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मिनिमा यहाँ पर आ चुका है अब उसका। पहले हमारा मिनिमा यहाँ पर था, अब हमारा हमारा मिनिमा यहाँ पर है। उस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रही होगी जिसने हमारे पिछले लेक्चर्स को फॉलो नहीं किया हुआ होगा। ठीक है, ये चीज आज के कॉन्सेप्ट से उसी को समझ आ सकता है, इसको लीनियर रिग्रेशन आता होगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा है, इससे हमने क्या इंट्यूशन लगाई कि जिस तरह लैम्ब्डा बढ़ रहा है, हमारी स्लोप की वैल्यूज कम नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पे अगर स्लोप निकालेंगे तो कम, जिस तरह हमारा ऊपर की तरफ जाया जा रहा है तो स्लोप कम हो जा रही है हमारी। तो हमने ट्यूशन लगाई कि L2 के अंदर जिस तरह लैम्ब्डा बढ़ रहा है, तो स्लोप की वैल्यूज कम हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज कि स्लोप की वैल्यू यहाँ पे जीरो कभी नहीं होगी, क्योंकि स्क्वेयर आ रहे हैं। ठीक है, ये टर्म कभी जीरो नहीं हो रही होगी। इसका मतलब क्या, हमारा रेगुलराइज हो रहा है। दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, एग्जाम्पल के साथ करते हैं कि मैंने ये वाली बात कही क्या है, बात की क्या है मैंने ये। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो पॉइंट्स थे। ठीक है, हमने प्रिडिक्शन कर दी हमारे ये दो पॉइंट। अगेन, लॉस हमारा क्या आ रहा है, जीरो। लेकिन हमारे पास टेस्टिंग डाटा के अंदर लेट से ये आ गया एक पॉइंट, एक ये आ गया पॉइंट, एक ये आ गया पॉइंट, एक ये आ गया पॉइंट। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। हमारी लाइन तो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए थी ना, ये देखें। लेकिन ये तो कह रहा है कि बेस्ट फिट लाइन यहाँ पर है, मॉडल ने तो हमें ये प्रेडिक्ट करके दिया। लेकिन असल में तो होनी ये चाहिए थी बेस्ट फिट लाइन। अब जो मॉडल से आउटपुट आ रहा होगा वो गलत आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा। बेस्ट फिट लाइन ये नहीं है हमारी, ये वाली है। तो ये वाली हमें किस तरह पता लगेगी, लेट्स से हमारा इन दिस केस लॉस जीरो आया। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर कुछ टर्म ऐड कर दी है, ये चीज। ठीक है, इस चीज को हमने ऐड कर दिया। लेट्स से इस चीज को हमने ऐड किया, लैम्ब्डा हमने ले लिया 1 या 2 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, और मैंने स्लोप निकाल ली 2 ही की। ठीक है, हमने इसके अंदर 4 ऐड कर दिया, अब हमारा लॉस बन गया 4। लॉस 4 है तो उसके ऊपर दोबारा ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई होगा। ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई होगा, वो इसको मिनिमाइज करेगा। ठीक है, हमारा क्या ग्रेडियंट डिसेंट करता था कि लॉस को पकड़ के कम करने की कोशिश करता था। अब इसको कम करके उसने कर दिया, लेट से लॉस को कम करके यू कैन से 2 कर दिया। ठीक है, अब हमारा लैम्ब्डा हमने ले लिया 1 और
क्या कहते हैं, टू ही लेते हैं चले लैम्डा, और हमारे पास ये आ गया कुछ इस तरह का। ठीक है, अब हमारे पास लॉस की वैल्यूज कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, फिर वो दोबारा कैलकुलेट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, फिर हम दोबारा कैलकुलेट करने के बाद एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आएंगे कि हम बेस्ट फिट लाइन दोबारा निकाल लेंगे। ठीक है, अब इन दिस केस को क्या करेगा, टर्म्स ऐड कर रहे हैं ना, पहले लॉस जीरो था, जीरो के अंदर कुछ ऐड कर दिया उसने। ठीक है, इन दिस केस अब वो पहले जो हमारा मॉडल ने ये चीज प्रेडिक्ट करके दी थी ना, ये चीज, लेट्स से लाइंस पॉइंट्स ये थे ना, पहले हमारा मॉडल ये प्रेडिक्ट करके दे रहा था, लेकिन अब हमारा मॉडल ये चीज प्रेडिक्ट करके देगा। ये बेस्ट फिट लाइन क्यों होगी, क्योंकि हमारा जब टेस्टिंग डाटा यहाँ पर भी तो आ सकता है। तो इन दिस केस हमने टेस्टिंग डाटा को भी देखना है, हमने ये नहीं देखना कि सिर्फ मॉडल रट ले इन दो पॉइंट्स को। अब आप खुद बताएं कि ये वाली लाइन ज्यादा बेस्ट फिट लग रही है आपको, या ये वाली लाइन ज्यादा बेस्ट फिट लग रही है। ठीक है, आपके सामने ये कौन सी लाइन ज्यादा बेस्ट फिट लग रही है आप लोगों को। तो स्लोप आपका ये काम करता है। ठीक है, स्लोप का हम इसके अंदर जब ऐड करते हैं लैम्बडा के साथ, रेगुलराइजेशन ये करता है कि मॉडल ओवरफिट ना हो रहा हो, ओवरफिट का। हाँ, ठीक है, दूसरी वाली जो आपके सामने दी थे, मॉडल ओवरफिट ना कर रहा हूँ, ओवरफिटिंग प्रॉब्लम इज कॉमन, आपको ये देखने मिलेगी मिलेगी। ठीक हो गया। और ये वाला काम जो होता है ना, ये फीचर सिलेक्शन करने का काम होता है। फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स वो होते हैं जो हम इनपुट में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनपुट, तीन इनपुट्स दे रहे हैं, तो वो तीन फीचर्स हैं। ठीक है, जो हम इनपुट देते हैं वो फीचर्स होते हैं इन टर्म्स। ठीक है, फीचर्स, तो फीचर सिलेक्शन करने का काम करते हैं, जो ये चीज होती है ना, ये L1 रेगुलराइजेशन, बेसिक काम इसका फीचर सिलेक्शन भी होता है। ये आपका क्या करके देते हैं कि उन फीचर्स को ऑटोमेटिकली जीरो के करीब ले जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं जो फीचर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं। दोबारा बताता हूँ कि जो फीचर्स आपका इनपुट, जो आप फॉर एग्जांपल ऐसा फीचर जो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है आउटपुट के लिए। लेट्स से मैं सैलरी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सैलरी प्रिडिक्ट करने के लिए ऐसी चीज प्रिडिक्ट मेरे प्रिडिक्शन के अंदर वैल्यू करती नहीं है, लेट्स से कि बंदा है उसकी बियर्ड है कि नहीं है। ठीक है, इसका सैलरी से क्या ताल्लुक है, इसका सैलरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बियर्ड इसकी है कि नहीं है। ठीक है, या वो ड्रेसिंग ड्रेसिंग से चलो फिर ताल्लुक है, उसका सैलरी से कोई ताल्लुक नहीं है कि उसकी बियर्ड कितनी बड़ी है कितनी बड़ी नहीं है। तो वो क्या कर रहा होता है, ऐसे फीचर्स को खुद ब खुद एक्सक्लूड करने की कोशिश करता है। किस तरह करता है कि जब ये हमने देखा था स्लोप की वैल्यू कम हो जा रही थी। ठीक है, हमने देखा था कि लैम्बडा इंक्रीज होगा तो स्लोप कम हो रही थी। ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा कि लैम्बडा इंक्रीज करते रहेंगे तो ये स्लोप की वैल्यूज ना कुछ फीचर्स की जीरो कर देंगे, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा यार ये वाले तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे थे, तो हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। तो L1 आप बेसिकली इसको कंफ्यूज होने के बजाय कंक्लूड करता हूँ, कंक्लूड ये करता हूँ कि ज्यादातर हम L2 यूज करते हैं रेगुलराइजेशन के लिए। रेगुलराइजेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारा मॉडल ओवरफिट ना करे। ठीक है, ओवरफिट नहीं करने के लिए हम रेगुलराइजेशन अप्लाई करते हैं। इसमें दो टाइप की होती है, L1 और L2। L1 ज्यादातर अप्लाई होती है फीचर सिलेक्शन के लिए, हम ऐसे फीचर्स को चूज करें जो कि एक्चुअल में हमें कंट्रीब्यूट करके दे रहे हो प्रिडिक्ट करने के लिए चीज। ठीक है, और इलास्टिक क्या होगा, इलास्टिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, L1 प्लस L2। अगर हम लॉस फंक्शन के अंदर, ठीक है, L1 को भी ऐड करते हैं और L2 को भी ऐड करते हैं, तो ये इलास्टिक हो जाएगा। अब इन दिस केस ये क्या कर रहा है, मॉडल को रेगुलराइज भी कर रहा है और उसके फीचर्स को भी सिलेक्ट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कुछ क्लियर ना हो। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं, बस रेगुलराइजेशन इतनी ही है इसकी, इसकी यही इंट्यूशन है कि आपका जो मॉडल रट रहा है ना चीजें, लेट्स से अगर पोलिनोमियल रिग्रेशन है, तो वो मॉडल क्या करना शुरू कर देगा, ये रट्टा मारना शुरू कर देगा।
ठीक है, कुछ इस टाइप का वो पॉलिनोमियल बना लेगा। लेकिन लेकिन हो सकता है कि हमारा टेस्टिंग के अंदर यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाए या यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाए, तो इन दैट केस ये मॉडल प्रिडिक्ट नहीं कर रहा होगा। अच्छा, हमारा मॉडल ने पॉइंट्स को रट लिया। हमने ऐसा मॉडल नहीं बनाना कि जो सिर्फ टेस्टिंग के ऊपर काम कर रहा हो, ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहा हो, टेस्टिंग के ऊपर ना काम कर रहा हो। हमने जनरलाइज मॉडल बनाना है, उसके लिए फिर हम रेगुलराइजेशन अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है ना? मूव ऑन करें आगे की तरफ। ठीक है, बाकी भी बता दें, बाकी बता दें। बेस्ट है। अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, रिग्रेशन हमारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। रिग्रेशन हमारा क्या था कि जब हमारा मॉडल जो था सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, अगर वो न्यूमेरिक डाटा प्रिडिक्ट करके देते तो उसके ऊपर हम रिग्रेशन लगाते थे। अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा है ना, कैटेगोरिकल डाटा, तो इन दैट केस हम क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। पहले मैं रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का ना आपको आइडिया दे देता हूँ कि हम इंट्यूशन बनाते हैं एक। लेट्स से मेरे पास ना एक चीज है, एक ग्राफ है, स्टूडेंट्स का डाटा मैं प्लॉट करता हूँ कि ये स्टूडेंट्स जो है ना, ये स्टूडेंट्स फेल है और ये वाले स्टूडेंट्स जो है ना पास है। हमारा काम क्या होता है कि ये दो कैटेगरीज है ना, ये फेल वाली कैटेगरी है, ये पास वाली कैटेगरी है। हमारा काम क्या होता है कि एक बाउंड्री ड्रॉ करना इन दोनों के बीच में, ताकि हमें पता लग जाए कि इस बाउंड्री से नीचे जो है ना फेल है, इस बाउंड्री से ऊपर जो है वो पास है। ये हम किसका करेंगे? अगर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा, यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन चूज करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है बेस्ट फिट लाइन, लेकिन हो सकता है कि हमारा कुछ इस टाइप का भी डाटा आ सकता है। ठीक है, हमारा हो सकता है कि कुछ इस टाइप का डाटा आ रहा हो। लेट्स से, लेट्स से कि हमारा कुछ इस टाइप का डाटा आ रहा हो, इधर फेल वाले स्टूडेंट्स हैं, इधर पास वाले स्टूडेंट्स हैं। इन दैट केस लीनियर रिग्रेशन क्या ही कर लेगा। ठीक है, इन दैट केस लीनियर रिग्रेशन तो फेल हो जाएगा। एक और चीज भी, इस कैटेगरी के बेस के अंदर ना, फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनरी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, बाइनरी कैटेगरीज से आपके जहन में क्या आ रहा है? बाइनरीज कैटेगरीज से आपके जहन में क्या आ रहा है? उसका नाम बताएं। बाइनरी कैटेगरी से आपके जहन में क्या चीज आ रही है? बाइनरी कैटेगरी से जीरो और वन। ठीक है, जीरो और वन आ रहा है, आप बाइनरी का मतलब भी ये जीरो वन है। तो बाइनरी कैटेगरीज हमारे दो कैटेगरीज, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी दो कैटेगरीज हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे पास दो कैटेगरीज हैं, कि पास और फेल की ले लेते हैं, अभी जो हमने किया था दो कैटेगरीज हैं। तो हम क्या यहाँ पर लगा सकते हैं कि हमारे पास अगर 0.5 से नीचे नीचे अगर हमारे पास कोई प्रिडिक्शन आ रही है, तो इसका मतलब वो फेल है बच्चा। 0.5 से ऊपर ऊपर कोई चीज आ रही है, तो उसका मतलब वो बच्चा पास है हमारा। ठीक है, ये चीज हो सकती है ना, कोई बाइनरी यहाँ पर आ रही है बाइनरी। ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी कहते होंगे, और क्लासिफिकेशन को हम इन डेप्थ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन पता है कहाँ पे पढ़ रहे होंगे? डीप लर्निंग के अंदर। डीप लर्निंग को में इसको बहुत ही इन डेप्थ पढ़ेंगे हम। अभी सिर्फ इंट्यूशन लें आप। ठीक है, डीप लर्निंग के अंदर हमारा बहुत ज्यादा काम इसका इसके अंदर होगा, क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार डीप लर्निंग के कहता हूँ कि मुझे एक बताओ कि मैं एक तस्वीर देता हूँ आपको, ये कैट की है या डॉग की है या पेंगुइन की है। ठीक है, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो रही है ना। मुझे बता दो किस क्लास से ताल्लुक है इस तस्वीर का, तो आगे तो हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, अभी सिर्फ इंट्यूशन लें। ठीक है, हमारा सबसे पहले काम क्या होता था मशीन लर्निंग के अंदर? हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस हमारा क्या चीज होती थी? प्रिडिक्शन। जो हमने प्रिडिक्ट करना है वो बताएंगे क्या है, पर क्या चीज होती है। ठीक है। हमने प्रिडिक्ट क्या करना होता था? प्रिडिक्ट क्या चीज करनी होती थी हमने हाइपोथेसिस के अंदर? एम एक्स प्लस सी तो पढ़ रहे थे हम अभी तक। ठीक है। हाइपोथेसिस हमारा एम एक्स प्लस सी था ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में पढ़ रहे हैं हाइपोथेसिस। यही पढ़ रहे हैं ना हम अभी तक। एम एक्स प्लस सी है क्या, बताएं जरा। हमजा आप बताएं। एम एक्स प्लस सी क्या चीज है? नहीं नहीं, ओवरफिटिंग का एक और चीज से भी पता लग जाता है। ओवरफिटिंग का इससे पता लगता है बेसिकली कि वो ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर बेहतरीन रिजल्ट दे रहा हो, लेकिन अगर टेस्टिंग डाटा सेट के ऊपर वो अच्छे रिजल्ट ना दे रहा हो। बेसिक हमारा ये है। ठीक है। अभी हमने कल भी देखा था लीनियर लाइन रिग्रेशन। हाँ, कल भी हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरा ट्रेनिंग डाटा सेट ये है। इसके ऊपर तो मैं कुछ भी पॉइंट की प्रिडिक्शन करूंगा, वो 100% आपको रिजल्ट देगा। ठीक है। या लेट्स से ट्रेनिंग डाटा सेट ये है, बिल्कुल कम एरर कर रहा है, लेकिन टेस्टिंग के अंदर मेरा पॉइंट इधर आ गया। इन दैट केस वो तो काम खराब कर रहा है, आपको रिजल्ट ही नहीं दे रहा। तो पता उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि यार ये फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉडल ट्रेन की है। ठीक है। हमारे पास हम उसको देखेंगे ना टेस्ट करने के लिए भी, ऐसे डाटा सेट के ऊपर टेस्टिंग करेंगे उसकी कि यार पता हो हमें कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा सेट है। ठीक है। जिसके अंदर 1 1 और प्रिडिक्शन 2 आई हुई है, 2 2 प्रिडिक्शन 3 आई हुई है, 3 3 प्रिडिक्शन 4 आई हुई है। इसको और इसको हमने टेस्ट किया। ठीक है। इसने ये पॉइंट्स को रट लिया। मैं इसको 1 और 1 दे रहा हूँ ना, तो ये मुझे 2 दे रहा है। 100% रिजल्ट। ठीक है। एक्चुअल भी यही था और प्रेडिक्ट भी इसने 2 ही किया। ठीक है। अब मैं इसको 2 और 2 दे रहा हूँ, इसने मुझे 3 दिया। एक्चुअल भी 3 था, प्रेडिक्ट भी इसने 3 ही किया है। लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग डाटा सेट में इसको मैं 3 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, ये मुझे दे रहा है 9। पर मैंने देखा एक्चुअल में तो 4 था। तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वो पता लग जाएगा कि यार ये तो मॉडल ओवरफिट कर रहा है। कि ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर तो मुझे कमाल रिजल्ट दे रहा है, लेकिन मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ ना, तो ये देखिए मेरा मॉडल गलत बिहेव करना शुरू कर दिया। ठीक है। क्लियर है अब? ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ आते हैं। हम हाइपोथेसिस पढ़ लेते हैं। हाइपोथेसिस हम अभी तक यही पढ़ रहे हैं कि लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। अब हमारे पास इन दैट केस लाइन जो होगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, वो हम स्क्वीज कर रहे होंगे लाइन को। लाइन को हम क्यों स्क्वीज कर रहे होंगे? हम लाइन को 0 और 1 के दरमियान स्क्वीज कर रहे होंगे। क्यों 0 और 1 के दरमियान स्क्वीज करेंगे? क्योंकि देखिए ना, कैटेगरी -1 ही हो सकती है। 0 और 1 के दरमियान ही होगी ना कैटेगरी। या तो ये वाली कैटेगरी होगी या तो ये वाली कैटेगरी होगी, अगर इंडेक्स बाइनरी है। बाइनरी नहीं भी है तो फिर भी हम 0 और 1 के दरमियान ही प्ले अराउंड कर रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि लॉजिक सी बात है, लॉजिकल बात है कि हमारी कैटेगरी माइनस के अंदर नहीं जा सकती है। तो हम इन दैट केस इसी हाइपोथेसिस के ऊपर हम एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे। एक्टिवेशन फंक्शन क्या चीज होती है? एक्टिवेशन फंक्शन को हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने हिसाब से डाटा ले लें। इन दैट केस हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे सिग्मोइड। सिग्मोइड क्या करेगा आपको? आपका जो भी आंसर होगा ना, लेट्स से 4 आया है, तो इसको स्क्वीज कर देगा 0 से 1 के दरमियान। ठीक है। 0 से 1 के दरमियान। और हमें यही तो चाहिए कि जब हम कैटेगरी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये 0 और 1 के दरमियान इसको स्क्वीज कर देगा। और हमने अभी तो देखा कि हमने कैटेगरी के फॉर्म के अंदर अगर हमने बाउंड्री लाइन को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है। एक बाउंड्री लाइन बनानी है कि इस तरफ बच्चे पास हैं और इस तरफ बच्चे फेल हैं, तो हमें 0 और 1 के दरमियान में तो डाटा चाहिए, -1 तो हो नहीं सकता।
ठीक है, तो हम इसी एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर लगा देंगे सिग्मोइड। सिग्मोइड, अब सिग्मोइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, इसके ऊपर हम सिग्मोइड लगा रहे होंगे। सिग्मोइड का फायदा ये होगा कि ये हमारा जो फंक्शन होगा ना, उस फंक्शन, जो हमारा जो भी वैल्यू आ रही होगी, वो प्रेडिक्ट कर देगा, उसको 0 और 1 के दरमियान स्क्वीज कर देगा। जिसका फायदा क्या हो रहा होगा कि हम 0 और 1 के दरमियान हमारी वैल्यू आएगी कैटेगरीज के फॉर्म में। ठीक है, हिशाम आप बताएं कि हम 0 और 1 के दरमियान ही क्यों स्क्वीज कर रहे हैं? अभी मैंने बताया, अभी मैंने बताया कि वाई 0 और 1 के दरमियान। मल्टी क्लास भी तो हो सकती है, ताकि हमारे पास कंक्रीटनेस आ जाए। क्योंकि देखे ना, कैटेगरीज जो होंगी, कैटेगरीज -1 की फॉर्म में नहीं आ सकती है, या जीरो, एक लाइन लाइन बाहर है, ठीक है, वो माइनस में नहीं जा सकती आपकी कैटेगरी। माइनस में जा ही नहीं सकती कैटेगरी, क्या क्या हो सकता है, माइनस हो सकती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज कराने के लिए। तो सिग्मॉइड हमारा क्या करता है, सिग्मॉइड एक फंक्शन है। ठीक है, सिग्मॉइड ये कह रहा होता है कि जो हमारा डाटा होगा ना, उसको स्क्वीज कर देगा 0 और 1 के दरमियान, कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस जो हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर सिग्मॉइड अप्लाई कर देंगे। अब हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन क्या होगा, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, एच नॉट को। अब हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन क्या बन जाएगा, mx+c। एक्टिवेशन लगा दी है ना। अभी क्या करेगा, ये सिग्मॉइड इसको स्क्वीज कर देगा 0 और 1 के दरमियान। 0 और 1 के दरमियान क्यों करना है, क्योंकि कैटेगोरिकल फॉर्म में करना है हमने रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है, इजी टर्म्स में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या बैकएंड के ऊपर हो रहा होता है। भी देखें, अब हमने क्या करना करना होता है, हाइपोथेसिस फाइंड करना होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस फाइंड करने के बाद इसका लॉस फंक्शन फाइंड करना होता है। हमारा सबसे बेहतर स्टेप्स जो होते हैं ना, हमारे एक सिक्वेंशियल स्टेप्स, वो ये हो रहे होते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस फाइंड किया, हमारा लीनियर केस के रिग्रेशन के केस के अंदर हाइपोथेसिस ये होता था। लॉस फंक्शन क्या होता था, जल्दी जल्दी बता दें, लॉस फंक्शन क्या होता था? ठीक है, हमजा आप बताएं कि लॉस फंक्शन क्या था हमारा लीनियर रिग्रेशन के केस के अंदर। जल्दी बता दें। सर रिपीट कीजिएगा, आवाज नहीं आई, आवाज कट गई। मैं कह रहा हूँ कि लॉस फंक्शन बता दें मुझे, लीनियर रिग्रेशन के केस में। रिग्रेशन के केस में हमारा लॉस फंक्शन हमने निकाला था, वो बता दें। तो कहना आप बता दें। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारा लॉस फंक्शन ये आ रहा था। ठीक है, वाई बार हमारा हाइपोथेसिस तो था।
क्या प्रिडिक्शन जो करनी थी। ठीक है, अगर आप पीछे से रिवाइज नहीं कर रहे होंगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा होगा आपको ऐसे ये कोर्स को फॉलो अलोंग करने का। ठीक है, इन दैट केस इन दैट केस हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास। ठीक है, ये था ना हमारे पास हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस हमारे पास क्या था अभी तो हमने अप्लाई किया था कि हाइपोथेसिस हमारा यही तो था। ठीक है, अभी हमने देखा था कि हाँ, पाई माइनस फाइव है प्लस स्क्वायर और ठीक है, बेस्ट है, बेहतरीन है। यही तो हाइपोथेसिस था हमारा। ठीक है, लेकिन एक चीज बताएं आप, एक चीज कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं हम कि अगर हमारा हाइपोथेसिस ये है ना हमारे पास इक्वेशन लॉस की, इन इन सिंपल टर्म्स हमारे पास लॉस की इक्वेशन क्या है। सिंपल टर्म्स हमारे पास लॉस की इक्वेशन ये है ना, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल। प्रिडिक्शन हमारे पास हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस माइनस एक्चुअल। अगर हमारे पास ये देखें y इज इक्वल टू जीरो होगा तो हाइपोथेसिस हमारे पास मैक्स नहीं आ रहा होगा, यानी वन। इस तरह ही हो रहा होगा ना, ये देखें। और अगर ये देखें, अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हमारे पास जीरो आंसर आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, दिस विल कंक्लूड टू जीरो। इस तरह ही हो रहा है। लेकिन अगर y वन होगा तो हाइपोथेसिस को जीरो होना चाहिए ना, ये देखें वन, और यहाँ पर जीरो माइनस वन, फिर मैक्स आंसर आ रहा होगा। तो अगर y इज इक्वल टू वन है तो हाइपोथेसिस जीरो हो रहा होगा, y इज इक्वल टू जीरो तो हाइपोथेसिस वन हो रहा होगा। सिंपल इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि माइनस हो रही है ना। अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों वन है, तो वन माइनस वन जीरो, ऑब्वियसली। ठीक है, हाइपोथेसिस हमारे पास मैक्स है तो ये अगले अगली टर्म जीरो हो रही होगी। तो इन दैट केस हम इसके अंदर से एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप निकल सकती है कि हाइपोथेसिस जो होगा हमारा हाइपोथेसिस, हमारा लॉस फंक्शन कुछ इस टाइप का बन सकता है अगर हम इसको पर लॉग अप्लाई करके। लॉस फंक्शन अब हमारा कुछ इस टाइप का बन सकता है, वाई लॉग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, प्लस वन माइनस वाई लॉग ऑफ वन माइनस हाइपोथेसिस। अब मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इतनी बड़ी टर्म क्या लिख दी, और यहाँ पर माइनस था। ठीक है, अगर हम इस माइनस को बाहर निकाल दें तो माइनस वन बाई टू एम हो जाएगा। अब मैंने ये क्या टर्म्स लिखी है, ये टर्म्स मैंने ये लिखी है कि अभी तो हमने इंट्यूशन निकाली थी इसकी मैथमेटिकल। मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या आ रही थी हमारे पास कि हमने वैल्यूज को जीरो और वन के दरमियान में प्लॉट करना था। जीरो और वन के दरमियान में हमने क्यों प्लॉट करना था, जीरो और वन के दरमियान में प्लॉट करने का सिर्फ एक मकसद था कि मेरे पास कैटेगोरिकल डाटा है। और हमने अभी देखा कि लॉस फंक्शन हमारा क्या था, माइनस वाई। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि यार ये जीरो जो है ना, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई तो दोनों वैल्यूज सेम वैल्यूज को हम आपस में माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, वन माइनस वन करूंगा तो जीरो ही आंसर आ रहा होगा ना। तो इन दैट केस हमने इंट्यूशन ये निकाली कि अगर हम लॉग ले लें हाइपोथेसिस का, यहाँ पर देखें ना कि हमारे पास अगर y को जीरो कर लें हम, ठीक है, y को जीरो करेंगे अगर हम, तो ये वाले टर्म्स क्या टर्म पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। फिर हम इस वाले फंक्शन के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होंगे हाइपोथेसिस के। जीरो या वन, हमें सिर्फ दो टर्म्स की जरूरत होगी, या तो हमें एक टर्म जीरो वाली या तो हमें वन वाली। अब हम कैटेगरीज देख रहे हैं ना, या तो हम एक कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे होंगे, दूसरी कैटेगरी को हम नहीं छेड़ रहे होंगे।
ठीक है, हम बाउंड्री लाइन निकाल रहे हैं। ठीक है, इस बाउंड्री के इस तरफ सिर्फ एक कैटेगरी होगी, दूसरी तरफ सिर्फ दूसरी कैटेगरी होगी। ठीक है, इस तरफ जो अगर हम इस वाली लाइन के इस तरफ आना शुरू करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो कैटेगरी है इसकी वैल्यू जीरो तो होगी, फिर हम ये वाले टर्म के ऊपर ही तो काम कर रहे होंगे। ठीक है, यहीं से ट्यूशन निकालेंगे, या वाई हमारे पास जीरो हो गया, तो हमारे पास ये वाली कैटेगरी की वैल्यू जीरो होगी, खत्म हो गई, हमारे पास नल हो गई। तो हम किसके ऊपर काम कर रहे होंगे, सिर्फ इस वाली कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक आप इंट्यूशन इतनी ही लें कि हमारे पास क्या होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज का हम लॉस फाइंड करते हैं, लॉस हम इस तरह फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास y जीरो है तो हाइपोथेसिस वन है, हाइपोथेसिस जीरो है तो y वन है। इसको इन डेप्थ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ हम ड्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे होंगे, ताकि हम मिक्स ना हो रहे हो। और अभी ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट वे में, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मजीद ज्योमेट्रिकल और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। तो अब मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा अभी एज ए बिगिनर। आप इतनी इंट्यूशन लें अभी कि हमारे पास कैटेगरी की फॉर्म में डाटा आ रहे हैं, तो हमने एक बाउंड्री बॉक्स लगाने हैं, ताकि हमारे पास डिफाइन हो जाए एक चीज कि यार बाउंड्री के इस तरफ मेरी एक कैटेगरी है, ठीक है, बाउंड्री के उस तरफ मेरी दूसरी कैटेगरी है। ठीक हो गया। और हम इसको कैटेगरीज के फॉर्म में अगर डिस्प्ले कर रहे हैं तो जीरो और वन कंक्रीटनेस आनी चाहिए हमारे, लेकिन कैटेगरी माइनस के फॉर्म में नहीं हो सकती है। हमारे पास जीरो और वन फंक्शन लगाने के लिए हमने क्या किया है, इसके ऊपर सिग्मॉइड अप्लाई कर दिया। सिग्मॉइड का एक मैथमेटिकल फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन है, जो क्या करता है, वैल्यूज को पकड़ के जीरो और वन के दरमियान में कर देता है। जीरो और वन के दरमियान में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैटेगोरिकल डाटा है। फिर हमने लॉस फंक्शन इसका ये निकाला, ठीक है, इसको बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी भी कहते हैं। लॉस फंक्शन का नाम है, जैसे हमारा पिछले लॉस फंक्शन का नाम था मीन स्क्वेयर्ड एरर। ठीक है, एमएससी हमने देखा था, मीन स्क्वेयर्ड एरर था। इस 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 दफा हमारे फंक्शन का नाम है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की इंट्यूशन हमारे पास दो तरीके से आ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में और प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्म में। इसको हम इन डेप्थ कंफ्यूजन के लिए नहीं कर रहे होंगे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं। हम इसको आगे मजीद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन को डीप लर्निंग के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो? और लॉस को मिनिमाइज हम अगेन ग्रेडियंट डिसेंट से ही कर रहे होंगे। ग्रेडियंट डिसेंट का यही तो कमाल है कि हमें सिर्फ स्लोप चाहिए होती है। ठीक है, हमें सिर्फ स्लोप चाहिए होती है, और हम उस स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा से, और उसमें से माइनस कर देते हैं। इसका भी लॉस हम सेम तरीके से मिनिमाइज कर रहे होंगे ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू। हम अब वेरिएबल्स अपडेट कर रहे होंगे साथ साथ। स्लोप के लिए अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। ठीक है, और मैं आपको इंट्यूशन दे देता हूँ, जिस तरह आपको सिग्मोइड का डेरिवेटिव पता है क्या होता है। अगर हम सिग्मोइड को इस तरह ले रहे हैं ना, तो सिग्मोइड का डेरिवेटिव वन माइनस सिग्मोइड इस तरह करके होता है। इसके मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैथमेटिकल फॉर्मूला डेरिवेशन का। लेट्स सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये सिग्मोइड है ना हमारे पास, अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ना, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आएगा। एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर ये आपको चीज याद ही होनी चाहिए। ठीक है, कि सिग्मोइड जो होता है ना, सिग्मोइड जो चीज होती है ना, सिग्मोइड, उसका उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन माइनस सिग्मोइड। सिग्मोइड मल्टीप्लाई बाय वन माइनस सिग्मोइड। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो?
ठीक है। अब इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ रहे होंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर आगे, वो ये चीजें हो रही होंगी। ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर एक तो हमने पढ़ लिया बाइनरी क्लास, हमारे पास दो क्लासेस हैं। आगे हम पढ़ेंगे मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है। और ये ज्यादा आपको इंट्यूशन बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होगी इन टर्म्स ऑफ डीप लर्निंग। और अगेन ग्रेडियंट डिसेंट अगर आपका पक्के हैं तो हम ग्रेडियंट डिसेंट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, आगे हर जगह के ऊपर इस्तेमाल करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट को। जहां तक कोई कंफ्यूजन हो, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ आज हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, आज हमारा इतने ही कंटेंट्स हो रहे होंगे। करने को मैं आज आपको नाइव बेस पे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। कल हम नाइव बेस करके ना फिर हम मूव ऑन कर रहे होंगे टुवर्ड्स हाइकिट, आपका चीजें क्लियर हो रही होंगी मशीन लर्निंग की तरफ। फिर हम मूव ऑन करेंगे डीप लर्निंग के अंदर। डीप लर्निंग के बाद फिर हम जनरेटिव एआई की तरफ मूव ऑन कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मैं आज आपकी चीजें रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता था, रेगुलराइजेशन का। ओवरफिटिंग का ये कॉन्सेप्ट होता था कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक डाटा आ चुका है। ठीक है। उसको मैंने ट्रेन कर रहा हूँ। ट्रेनिंग के अंदर वो दी बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है आपको। ठीक है। मगर अब मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ ना, तो टेस्टिंग के अंदर क्या उसके ना रिजल्ट्स हेलुसिनेट होना शुरू हो गया। हमारा क्या काम होता था, हमने बेस्ट फिट लाइन ढूंढनी होती थी। लेकिन हमारी बेस्ट बेस्ट फिट लाइन वो किसके अकॉर्डिंग ढूंढ रहे हैं, ट्रेनिंग डाटा सेट के अकॉर्डिंग। हमने इस तरह तो नहीं करना ना, हमारे पास ट्रेनिंग डाटा सेट तो नहीं होगा सारी जिंदगी, हमारे पास तो टेस्टिंग डाटा सेट होगा। फॉर दैट पर्पस हम इसको रेगुलराइज कर रहे होंगे। ठीक है। जिसका मकसद ये होगा कि यार ये टेस्टिंग डाटा सेट के ऊपर में अपना लॉस कम से कम दे, ना सिर्फ ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर, टेस्टिंग डाटा सेट के ऊपर भी। उसके बाद हमने पढ़ा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन के टर्म्स होती है ये। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था क्या चीज होती है। हमारा जब मॉडल आउटपुट प्रेडिक्ट करता है वो दो फॉर्म्स के अंदर प्रेडिक्ट करता है। ठीक है। मॉडल आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स कर रहा है और इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज कर रहा है। नंबर्स में कर रहा होगा तो हम रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है। कैटेगरी में कर रहा होगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा काम ये होता है कि हमारे पास क्लासेस होती हैं। ठीक है। कैटेगरीज होती हैं। क्लासिफिकेशन से क्या जाहिर हो रहा है, क्लासेस होती है ना। लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है, उसके अंदर एक क्लास ये है, दूसरी क्लास ये है। तो हमने कैटेगरीज निकालनी है, उसमें से पैटर्न निकालना है, जो कि हम लीनियर रिग्रेशन की वजह से नहीं निकाल सकते। ठीक है। लीनियर रिग्रेशन की वजह से हम क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि कैटेगरीज एक तो नंबर की फॉर्म में नहीं हो सकती। ठीक है। एक आउटलायर, आउटलायर का कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं बेस्ट फिट लाइन निकाल भी लेता हूँ। ठीक है। लेट से मैं बेस्ट फिट लाइन निकाल लेता हूँ लीनियर रिग्रेशन की मदद से भी। कोशिश करके देखते हैं लीनियर रिग्रेशन की मदद से ना कैटेगरीज को सॉल्व करने की, कि लीनियर रिग्रेशन की मदद से अगर हम कैटेगरी डाटा आ जाए तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट से लेट से कि मेरे पास ये वाला स्टूडेंट फेल है, ये वाला स्टूडेंट भी फेल है, ये वाला स्टूडेंट भी फेल है, ये वाला स्टूडेंट पास है, ये वाला स्टूडेंट पास है, ये वाला स्टूडेंट पास है। मैंने एक लाइन बना दी। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यार इस लाइन का नाम है 0.5%, इससे नीचे जो बंदा होगा ना वो फेल होगा, इससे ऊपर जो बंदा होगा वो पास होगा। ठीक है। लेकिन लेकिन ये लाइन कुछ इस टाइप की है। ठीक है। अब मेरे पास एक इन द फ्यूचर एक बच्चा आ जाता है यहाँ पर, या एक बच्चा आ जाता है यहाँ पर। आउटलायर नहीं, इन द फ्यूचर मेरे पास बच्चा यहाँ पर आ गया है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये फेल है या पास है, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन? आप मुझे बताने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ये वाला बच्चा पास है कि फेल है?
अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ये वाला बच्चा पास है कि फेल है? प्रिडिक्शन कर ली है ना हमने, देखिए हमने लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है, कह रहे हैं कि इस लाइन से नीचे जो है वो बच्चे फेल है, इस लाइन से ऊपर जो है वो बच्चे पास है। अब मुझे बताएं कि हमारे पास एक आउटलायर आ गया इस जगह पे, फिर एक आउटलायर आ गया इस जगह के ऊपर या इस जगह के ऊपर, वो बच्चा पास है। तो अकॉर्डिंग टू दैट लाइन ये बच्चा फेल है लेकिन असल में वो पास है। अब कहेंगे हम इसको फिर रेगुलराइजेशन अप्लाई कर लेते हैं, रेगुलराइजेशन से भी ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, या ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, या ये रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर वो गलत प्रिडिक्शन देना शुरू कर देगा, ठीक है, फिर वो यहाँ से यहाँ पर अगर कोई बच्चा है वो फेल कर देगा उसको। बिल्कुल आप ये सोच लें कि लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन से आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अभी हमने इंट्यूशन ली है कि अकॉर्डिंग टू दैट लाइन बच्चा फेल है। अगर हम रेगुलराइजेशन अप्लाई भी कर लें, ठीक है, हम रेगुलराइजेशन अप्लाई कर ली और लाइन हमने कुछ बेस्ट फिट लाइन इस यहाँ पर निकाल ली, अगेन अकॉर्डिंग टू दैट लाइन ये वाला बच्चा तो अभी भी फेल है, फिर हमने रेगुलराइजेशन अप्लाई की ये निकाल ली, अब ये यहाँ पर भी बच्चा फेल कर देगा, ठीक है, यहाँ पर भी बच्चा फेल कर देगा। तो हम इन शॉर्ट लीनियर रिग्रेशन के थ्रू क्लासेस नहीं निकाल सकते, बाउंड्री नहीं बना सकते, ठीक है। उसके लिए हमें बाउंड्री बनाने के लिए 0 और 1 के फॉर्म में डाटा चाहिए होते हैं। 0 1 के फॉर्म में चाहिए तो अगर किसी ने हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, हम पहले दिन से यही पढ़ रहे हैं हाइपोथेसिस, अभी तक हमने हाइपोथेसिस चेंज किए ही नहीं है, y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी की ही वर्जन पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी हाइपोथेसिस के ऊपर क्यों ना एक्टिवेशन फंक्शन लगा लें सिग्मोइड का। सिग्मोइड क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में तो आंसर देता है आपको, और हमें यही तो चाहिए, 0 और 1 के बीच में आंसर। तो हम इस एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर हाइपोथेसिस लगा लेंगे, तो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन क्या बन गया, एक्टिवेशन फंक्शन नहीं हाइपोथेसिस क्या बन गया, अब अब 1 ओवर 1 प्लस ई की पावर माइनस एम एस प्लस सी, ये हमारा हाइपोथेसिस बन गया, ठीक है। मशीन लर्निंग का काम क्या होता है, हमारे हम मशीन लर्निंग के प्रोसेस हमने देखे थे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा हाइपोथेसिस प्रिडिक्शन हम करते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन क्या होगी, किस फॉर्म में हमने प्रिडिक्ट करना है। पहला काम हमारा ये होता है मशीन लर्निंग के अंदर किस फॉर्म के अंदर प्रिडिक्ट करना है, हाइपोथेसिस। दूसरा काम हमारा लॉस होता था, और हमारा गोल क्या होता था, लॉस को मिनिमाइज करना। ओवरऑल यही देख रहे हैं हम, आगे भी हम हमने यही काम करना है बस, कि हमने प्रिडिक्शन लेनी है, लॉस फाइंड करना है, लॉस को मिनिमम करना है। लॉस को मिनिमम करने के लिए हम ज्यादातर कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, वेट्स को अपडेट करते हैं बार बार। वेट्स को अपडेट करने के लिए हम ऐसे वेट्स निकालते हैं जिससे लॉस मिनिमाइज हो जाए, और ऐसे वेट्स हम किसकी मदद से निकाल रहे थे, ग्रेडियंट डिस्टेंस के। यहाँ पर लॉस हमने क्या देखा कि हम 0 और 1 के दरमियान कैटेगरीज कर रहे हैं, तो हमने मीन स्क्वायर एरर का जो लॉस था, ठीक है, उसी से ही लॉस उठाया, उसी से ही लॉस उठाया हमने, और उसी को अपने अपने अकॉर्डिंग कर लिया, अपने डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही तो लॉस था हमारा शुरू से, ठीक है। यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या है, जल्दी जल्दी बता दें। ओके, इतना बड़ा क्या लिखेंगे आप, ठीक है। हाइपोथेसिस ये है, ठीक है। अब हमने अपने लॉस फंक्शन को इस तरह चेंज किया, क्यों चेंज किया, तो लॉस फंक्शन को इस तरह चेंज किया क्योंकि हमें पता है कि यार हमारा वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के दरमियान ही तो आनी है, ठीक है। अगर एक चीज 0 होगी इसमें से तो दूसरी 1 होगी, अगर एक चीज 1 होगी तो दूसरी 0 होगी, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं ना यार, लॉग की फॉर्म में, लॉग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। लॉग ऑफ वन माइनस हाइपोथेसिस इस फॉर्म में लिख लिया, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, खैर, ठीक है। बाइनरी कांस्टेंट एंट्रोपी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा है
इस वैल्यू से कि हमारे पास एक चीज, दो चीजें हैं, दो चीजें सेम है, तो हमारे पास जीरो आंसर आएगा क्योंकि माइनस हो रहा है। ठीक है, और एक चीज हमारे पास जीरो है तो सारा वेट कौन लेके जा रही होगी? दूसरी चीज लेके जा रही होगी ऑब्वियसली। अगर इसमें से ये जीरो है तो सारा वेट कौन सा लेके जा रही होगी? ये वाली चीज लेके जा रही होगी। सिंपल मैथ है। तो हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ लॉग्स रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, लॉग्स रिप्रेजेंट करने से क्या हुआ, हमें लॉस फंक्शन मिल गया। लॉस फंक्शन मिल गया, अब हम लॉस फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव अप्लाई करके मिनिमा निकालते रहेंगे, स्लोप निकालते रहेंगे। ठीक है, स्लोप निकालने के बाद हमारा क्या काम होगा, हम उसको पर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करके बेस्ट वैल्यूज निकालना शुरू कर देंगे। और अगेन इसके अंदर ओवरफिट कर सकते हैं, ओवरफिटिंग इसके अंदर हो सकती है। हमजा आप बताएं, ओवरफिटिंग हमने अभी पढ़ा है, क्या कॉन्सेप्ट होता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन की केस में ओवरफिट हो सकता है डाटा। सर हो तो सकता है कि वो जो डाटा दिया है उसी को सिर्फ करे, बाद में से ओरिजिनल डाटा दें तो ऑब्वियसली उसमें इशू। डीएल, एमएल, सीवी, एनएलपी, हर केस में होगा ओवरफिट डाटा। हमने इसको रेगुलराइजेशन करनी अप्लाई करनी होगी। और मजे की बात यह है कि इसके ऊपर भी सेम रेगुलराइजेशन अप्लाई होगी। यही यही मजे की बात है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के। सेम रेगुलराइजेशन अप्लाई होगी। लॉस फंक्शन, बस हमारा ये याद रखें कि लॉस फंक्शन के अंदर हम लैम्बडा स्लोप का स्क्वायर ऐड कर रहे होते हैं। लॉस फंक्शन ही तो चेंज होंगे हर जगह पे बस। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के केस में मीन स्क्वायर एरर हो सकता है, एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर हो सकता है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में बाइनरी कॉस्ट एंट्रोपी हो सकती है। बस हमारा लॉस फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमें स्लोप लेना आती हो, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट हमारे सेम है। और आपको बस ये वाली चीज कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत है। आगे आप देखेंगे लाइब्रेरी, स्पाइटॉर्च, साइकिट लाइन, ये आपका काम करके देंगे सारा। लेकिन काम आपको करवाने के लिए ये चीज पता होनी चाहिए कि बैकएंड के ऊपर हो क्या चीज रही है, बैकएंड के ऊपर काम किस तरह हो रहा है। वरना कोई फायदा नहीं होगा। आप मॉडल क्या करके दे रहा होगा आपको, लाइब्रेरीज क्या करके दे रही होंगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी क्या हो रहा है बैकएंड के ऊपर। या तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आज हमने रेगुलराइजेशन पढ़ी, L1 L2 और इलास्टिक को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इलास्टिक के अंदर क्या होता है, इलास्टिक रिग्रेशन के अंदर ये होती है चीज। इलास्टिक रिग्रेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि L1 प्लस L2, L1 से हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, टेस्ट फीचर्स। ठीक है, L1 क्या करता है, जो फीचर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते ना, तो हम जिससे लैम्बडा की वैल्यू बढ़ाते रहते हैं ना, तो उन फीचर्स की वैल्यू को जीरो करते रहते हैं। ठीक है, जीरो के करीब लेता जाता है। और L2 से हम रेगुलराइज कर रहे होते हैं बेसिकली। और इलास्टिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि हम जब दोनों अप्लाई कर रहे होंगे ना तो इलास्टिक रिग्रेशन कहेंगे उसको। ठीक है, इलास्टिक रिग्रेशन का यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला था। ये सारी चीजें, ठीक है, ओवरफिटिंग की कॉन्सेप्ट, ग्रेडियंट डिसेंट सेम रहेगा डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में भी। पर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए ग्रेडियंट डिसेंट करता क्या क्या। या तो कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं हो तो मुझे बता दें। सर जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन ही प्रॉब्लम्स में होता है। नहीं नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम जगह जगह पढ़ेंगे एक्टिवेशन फंक्शंस। डीप लर्निंग में भी पढ़ेंगे। एक्टिवेशन फंक्शंस बेसिकली हमारा काम क्या कर रहे होते हैं। अभी के लिए आप इतना जाने कि एक्टिवेशन फंक्शन अभी के लिए क्या काम करके देता है आपको, आपको डाटा के साथ प्ले अराउंड करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल डाटा से मुझे, अभी हमने क्या देखा कि डाटा को मैंने स्क्वीज करना था ना इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन, उसने मुझे करके दे दिया जीरो और वन की फॉर्म में। ठीक है, अभी के लिए आप इतने ही जाने। आगे हम देखेंगे एक्टिवेशन फंक्शंस को, डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस में पढ़ेंगे। ठीक है, जगह जगह लगेंगे। अभी तो स्टार्ट है, आपका बेस बन रही है। आगे तो हम जब न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे फिर आपका आइडिया क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है।
है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने रेगुलराइजेशन पढ़े और हमने मशीन लर्निंग के लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रॉब्लम को देखा। ठीक है, तो कल के सेशन में फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह।